हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में नाम जो होता है पूर्णिमा है। मैं इस कहानी में आपको अपने सौतेली बहन सीमा और सौतेली माँ की कहानी सुनाने वाले हूँ। इस कहानी में आपको बताऊंगी कि सीमा की माँ मुखिया के घर रोज़ क्यों जाती थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, प्लीज़ कहानी अंत तक सुनिएगा। यह कहानी शुरू होती है सोमवार के दिन से। उस दिन सोमवार के समय सीमा के पिताजी और उसकी यानी माँ अपने कमरे में सो रहे थे। फिर शाम का समय हो गया। उस समय गांव के मुखिया संतोष जी घर के बाहर खड़े होकर पिता को आवाज़ देने लगे। तभी माँ और सीमा जाग गए। अरे विनोद, बाहर आओ, शाम हो गई है, अभी सो रहे हो, उठो। गांव के मुखिया ने सीमा के पिताजी को पुकारा। तब सीमा और उसकी माँ उठी और दोनों दरवाजे की ओर गई। सीमा से पहले उसकी माँ दरवाजे तक पहुंच गई, फिर माँ ने दरवाज़ा खोला। सीमा की माँ अभी अभी सोकर उठी थी, इसलिए उसके कपड़े इधर उधर थे। दरवाज़ा खोलकर माँ बोली, बोलिए मुखिया जी। मुखिया जी ने कहा, विनोद घर पर है क्या? तो माँ ने कहा, जवाब दिया, जी वह सो रहे हैं। फिर मुखिया जी बोले, उन्हें मेरे हवेली पर भेजो, उनसे कुछ बात करनी है। कल आपको कागजात लेकर शहर जाना है ना? माँ ने कहा, मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सारे कागजात निकलवाने में बहुत मदद की। नहीं तो तहसील कार्यालय और कचहरी में चक्कर लगाकर हम थक जाते हैं। आपकी पहचान की वजह से हमारी गई कागजात जल्दी मिल गए। अब सिर्फ एक ज़रूरी है, आप सच में बहुत अच्छे मुखिया हैं, तभी तो आप हम लोगों गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, विनोद को जल्दी भेज देना मेरी हवेली पर। माँ ने कहा, जी अभी भेजती हूँ। माँ की यह कहते हुए मुखिया जी ने माँ को ध्यान देखा और फिर चले गए। उस समय माँ हल्की सी मुस्कुराते हुए अंदर आई और उन्होंने सीमा के पिताजी को नींद से उठाया। जब पिताजी जागे तो माँ ने उनसे कहा, मुखिया जी ने उन्हें हवेली पर बुलाया है। फिर पिताजी उठे, उन्होंने अपना चेहरा धोया और कपड़े पहने। फिर वे मुखिया जी को हवेली पर चले गए। यह घटना उस साल की है जब सीमा 10वीं कक्षा में थी। उस समय सीमा के पिता को किसी काम के लिए शहर के लिए तहसीलदार कार्यालय और कचहरी से उनके खेत और घर के कागजात लिखवाने थे। उस समय कोई भी कागजात ऑनलाइन नहीं मिलते थे। आपको यह तो किसी भी पहचान से जल्दी कागजात मिलते थे या फिर बार बार तहसीलदार आपको कार्यालय और कचहरी में चक्कर लगाने पड़ते थे। गांव के मुखिया जी ने अपनी पहचान से उनके कई कागजात शहर के तहसीलदार और कार्यालय कचहरी से निकलवाने में मदद की थी, इसलिए सीमा के पिता उनसे बहुत खुश रहते थे। सीमा के पिता को मुखिया बहुत अच्छे इंसान लगते थे। वैसे देखा जाए तो मुखिया जी गांव के हर व्यक्ति की मदद करते थे, इसलिए गांव का हर व्यक्ति मुखिया जी की तारीफ करता था। लेकिन एक बार किसी का काम हो जाता या किसी का काम करवाने से पहले मुखिया जी उस व्यक्ति से उसकी माँ, बहन या पत्नी को काम करवाने के लिए बदले मांग लेते थे। लेकिन जब लोगों को मुखिया की असलियत समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे गांव के मुखिया थे। इसलिए उनका असलियत समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह गांव के मुखिया थे। इसलिए उनका गांव में रुतबा और दबा था। जिन लोगों को मुखिया की स्वार्थ प्रताप का पता होता वह भी डर के मारे चुप रहते। इसलिए गांव के कई लोग मुखिया जी को अच्छा मानते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। उस दिन रात के 7 बज रहे थे, तभी सीमा के पिताजी के साथ अर्जुन उनके घर आया। जो अर्जुन मुखिया था, अर्जुन मुखिया जी का आदमी था और मुखिया जी के बच्चे के लिए काम करता था। वही गुंडा भी था। उस गुंडे ने सीमा के पिताजी को उनके घर के कमरे में ऊपर ले जाकर सुला दिया। उसमें सीमा के पिताजी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उन्हें शराब के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अर्जुन गुंडे ने सीमा की माँ से कहा, कल मुखिया जी विनोद को अपने साथ शहर ले जाकर उसके बचे हुए कागजात निकलवाने वाले हैं। इसके बदले में मुखिया जी ने विनोद से कुछ मांगा है। जब विनोद ने मना किया तो मुखिया जी ने गुस्से में कहा, अब देखता हूँ कि तुम अपने कागजात कैसे निकलवाते हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम तहसीलदार और कचहरी से कैसे कागजात लोगे। मेरे ऊपर के अधिकारियों तक मेरी पहचान है। तुम्हें तो अब गांव की पंचायत से भी एक साधारण प्रमाण पत्र तक नहीं मिलेगा। मुखिया जी के गुस्से में विनोद से कहने पर विनोद उनके पैरों में गिर पड़ता है
और माफ़ी मांगने लगता है और बोला कि मुखिया जी, मैं आपको अपने काम के बदले में कुछ और दे दूंगा, लेकिन कृपया ऐसा इनाम मत मांगो जो मैं दे ना पाऊँ। विनोद काफ़ी देर तक मुखिया जी से मिन्नत करता रहा, लेकिन मुखिया जी ने उनके एक बात भी नहीं सुनी। तब विनोद ने मुखिया जी की सारी शराब पी ली और उनके बातों में पीने के बाद मुखिया जी का शराब यह सुनकर सीमा की माँ चिंतित होकर सोचने लगी कि मुखिया जी ने ऐसा क्या इनाम मांगा जिससे देने से उनके पिता इनकार कर रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि मुखिया जी ने उन पर इतना गुस्सा किया और सीमा के पिता ने इतनी शराब क्यों पी। जब माँ ने उस गुंडे अर्जुन से कारण पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम यह जानना चाहती हो तो तुम्हें मुखिया जी के हवेली पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर गुंडा अर्जुन उनके घर से चला गया। अब उनके पास तहसीलदार और कार्यालय और कचहरी से बचे हुए एकमात्र ओरिजिनल कागजात निकलवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और इस पर मुखिया जी उनके पिताजी से नाराज थे। इसलिए पिताजी को ना तो तहसीलदार कार्यालय से और ना ही गांव की पंचायत से कोई भी दस्तावेज मिलने की उम्मीद थी। सीमा की मां ने सीमा की ओर देखा और कहा, सीमा, चलो चलते हैं मुखिया जी के हवेली पर और जाकर देखते हैं कि आखिर वह तुम्हारे पिताजी से इतना क्यों नाराज हैं और उन्होंने इतनी शराब क्यों पी ली। तब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद माँ बेटी मुखिया जी की हवेली की ओर चल पड़ी। जब वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि मुखिया जी कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहे थे। सीमा की माँ को देखते ही वह बहुत खुश हो गया और उसे घूरने लगे। तब सीमा की माँ ने उसे कहा, मुखिया जी, अगर मेरे पति ने आपको कुछ कहा हो तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कृपया उन पर गुस्सा मत कीजिए। हमें तहसीलदार कार्यालय और जो भी कागजात है कचहरी के उन एकमात्र ओरिजिनल कागजात की बहुत ज़रूरत है। इतना कहकर माँ मुखिया जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुखिया जी ने बिना कुछ कहे बस माँ की ओर देखा। फिर माँ ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे यह बताएंगे कि आप मेरे पति से इतना नाराज़ क्यों हैं और उन्होंने इतनी शराब क्यों पी रखी है। इस पर मुखिया जी ने शराब पीते हुए सिर्फ माँ को ही देखते रहे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद मुखिया जी ने माँ से कहा, तुम उस कमरे में जाकर बैठो, मैं वहाँ आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर मुखिया जी ने माँ के हाथों में एक चाबी देते हुए हवेली के एक कोने वाले कमरे की ओर इशारा किया। वह कमरा हवेली के अंतिम हिस्से में था, लेकिन उसमें हर समय ताला लगा रहता था। इसके बाद मुखिया जी अपने कमरे के अंदर चले गए। माँ ने सीमा से कहा, सीमा बेटा, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी जाकर आती हूँ। इतना कहकर माँ उस कमरे की ओर चल पड़ी। सीमा उस समय छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी न सके, इसलिए उसे यह जानने की उत्सुकता हुई आखिर मुखिया जी ने माँ के उस कमरे में क्यों भेजा। मुखिया जी माँ को उस कमरे में क्या बताने वाले थे, ऐसे कई सवाल सीमा के मन में उठने लगे। इसलिए वह भी उस कमरे की ओर चल गई। कमरे के दरवाज़ा खुला हुआ था। तब सीमा कमरे के एक कोने से खिड़की के अंदर झांकने लगी। माँ पलंग पर बैठी हुई थी। उस समय माँ के मन में क्या चल रहा था उसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह सीमा की माँ डरी हुई थी या किसी गहरे विचार में थी। लगभग 15 से 20 मिनट बाद मुखिया जी उस कमरे में आए और आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर माँ उठकर खड़ी हो गई, जो सीमा की माँ होती है। तब मुखिया जी बोले, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पति पर इतना नाराज़ क्यों हुआ, उसने इतनी शराब क्यों पी? तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पति से कहा था कि मैं तुम्हारे सारे कागजात निकलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुम चाहिए। तब वह मुझे नाना कहने लगा। वह मेरे पैरों पर गिर गया और मिन्नतें मांगने करने लगा। तुम्हारे पति मेरी बात नहीं मान रहा था, जिससे मुझे उन पर गुस्सा आ गया। फिर मैंने उससे कहा कि जब तक तुम मुझे वह नहीं दोगे जो मैं चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा और गांव में भी तुम्हारा कोई काम नहीं होने दूँगा। इसके बाद तुम्हारे पति ने चिंतित होकर मेरी सारी शराब पी ली और यहाँ से चला गया। मुखिया जी ने अपनी बात साफ शब्दों में कह दी और यह सब सीमा के सामने हो रहा था, और सीमा ने भी माँ इनका विरोध नहीं किया। जब मुखिया जी और माँ अपनी काम निपटाने लगे, तब सीमा
से यह सब देखा नहीं गया, इसलिए वह हवेली से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद मुखिया जी अपना काम निपटा कर बाहर आए। तब तक गांव की कुछ और औरतें भी हवेली पर आ गई थी। जैसे ही एक औरत ने माँ को देखा, उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया और भागकर हवेली के अंदर एक कमरे में चली गई। तब मुखिया जी ने कहा, देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि गांव के और भी बहुत से लोगों की चिंता करनी पड़ती है। तुम चाहती हो, तुम देखती हो कि मैं अकेला हूँ? नहीं, मुखिया जी होने के नाते गांव वालों को ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। मुखिया जी की बात सुनकर भी दोनों हंसने लगे। जब उनका हंसना खत्म हुआ तो मुखिया जी उस कमरे में गए जिसमें वह औरत गई थी और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद माँ सीमा को लेकर घर की ओर चल दी। रात बहुत हो चुकी थी। गांव के रोड सड़कें अंधेरा थे और सारे रास्ते सुनसान थे। रास्ते में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और अंधेरा छाया हुआ था। बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। जैसे तैसे करके दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही माँ ने बिस्तर बिछाया और सीमा के पास सो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सीमा जल्दी ही सो गई। सुबह माँ ने सीमा को जगाया और बोला कि देखो, रात को जो हुआ। उठाया तब सीमा ने देखा कि माँ हर रोज़ की तुलना में आज कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उत्साह दिखाई दे रहा था। वह किचन में काम करते हुए गुनगुना रही थी, इंतजार है मुझे, आएगा मुखिया। पिताजी अभी भी सो रहे थे। सीमा ने अपना काम निपटाया तो माँ ने उसे कहा, खाना दिया। खाना खाकर माँ ने सीमा को टिफ़िन दिया और वह स्कूल चली गई। अब हर रोज़ मुखिया जी की हवेली पर जाने लगी थी। कभी कभी मुखिया जी उनके घर भी आते थे। सीमा के पिता हमेशा माँ से कहते कि वह मुखिया अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन माँ पिताजी की कोई बात नहीं सुनती। उसे जैसे मुखिया को देखना था, मुखिया जी की आदत सी हो गई थी। जब माँ ने मुखिया को छोड़ने से इनकार किया तब सीमा के पिताजी को मानसिक रूप से बहुत तकलीफ होने लगी। फिर वह शराब के आदी हो गए। पिताजी शराब पीकर गांव में कहीं भी पड़े रहते थे। माँ तो अब पिताजी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देते थे। एक दिन स्कूल में किसी कारण वह सीमा स्कूल जा रही थी, तब वह त्यौहार की वजह से छुट्टी थी। सीमा सुबह से अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर मैदान में खेल रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक खेलते खेलते वह थक गई थी और नींद आने लगी थी, इसलिए वह अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर मुखिया जी और उसकी माँ थे। यह देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और पेट में उथल पुथल मच गई। वह बहुत नाराज हो गई। उसके धड़कनें तेज से चलने लगी। वह भागकर वापस मैदान में गई और सहेलियों के साथ खेलने लगी। शाम को जब घर लौटी तो माँ हमेशा की तरह खुश नजर आ रही थी। रात में उन्होंने साथ में खाना खाया और फिर सीमा सो गई। उसमें पिताजी घर में नहीं थे, शायद शराब पीकर कहीं पर गिर पड़े थे। थोड़ी देर बाद सीमा को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनकी नींदें खुली। उसने देखा कि माँ और मुखिया जी घर में थे और अपना काम तभी अचानक दरवाज़ा खुला और उस समय उसका मामा जी पिताजी को लेकर अंदर आ गया। फिर उसने माँ और मुखिया जी दोनों की खूब पिटाई की। जब सुबह सीमा की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी लोग माँ को ढूंढ रहे थे। हर जगह उसकी माँ की खोज चल रही थी। तब एक औरत ने उन्हें बताया कि सुबह के वक्त उसके माँ ने घर का दरवाज़ा खोला और वह भाग गई। जब सीमा के मामा मुखिया की हवेली पर गए तब माँ उन्हें वहीं पर मिली। माँ ने उनसे कहा कि मैं अब हमेशा के लिए वहीं रहेगी। फिर मामा घर लौट आए और सीमा को अपने साथ नानिहाल लेकर चल पड़े, जहां सीमा रहने लगी। मामा ने उसे अपने गांव के स्कूल में नाम लिखवाया। सीमा को अपने पिताजी के आगे क्या हुआ इसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि उसने फिर कभी अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की। वह अक्सर शराब के नशे में रहा करता था। जब सीमा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तब उसके सभी मामाओं ने मिलकर उसकी शादी कर दी, लेकिन उसके मन में माँ के जाने का दर्द और सवाल सालों से भरे हुए थे। उसने कभी सीधे सीधे माँ से कुछ नहीं पूछा, पर शादी के बाद एक बार वह गांव आई थी ताकि वह सच का पता लगा सके। इसलिए जब वह गांव आई तो सबसे पहले वह मुखिया जी के हवेली पर गई। वहाँ उसने अपनी माँ को बहुत बीमार और कमज़ोर पाया। हवेली पर जाने के बाद पता चला कि मुखिया की मौत के बाद
माँ पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। फिर सीमा ने माँ से पूछने का हौसला जुटाया और बोली, माँ आखिर तुमने हमें क्यों ऐसा छोड़ा? आखिर हमारी सच्ची क्या है? पापा तो हमेशा कहते थे कि तुमने हमें जानबूझकर छोड़ा और मुखिया के साथ चली गई। क्या यह सच है? माँ के चेहरे पर एक दर्द उभर आया, उसकी आंखों नम हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ बोली, बेटी मुझे पता है कि मैंने जो किया वह सही नहीं था, पर मैं जानबूझकर थी, मजबूर थी। तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में धुत रहते थे और हम सबके लिए कुछ भी नहीं करते थे, बचता था। मैं अकेली तुम्हारे परवरिश नहीं कर पा रही थी। तब मुखिया ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसने मुझे वादा किया था कि वह हमारी मदद करेगा। वह धीरे धीरे उसने मुझे गलत काम करवाने लगा। माँ से यह सब बात सुनकर सीमा को झटका सा लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस समय माँ की स्थिति क्या रही होगी। माँ ने आगे कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे पिताजी संभल जाए, पर उनकी आदतें दिन बर दिन खराब होती गई। मुखिया ने मुझे दबाव में डाल दिया था और कागजात के बदले मुझे वो सब करवाते जो नहीं करना चाहिए था। मुझे डर था कि अगर मैंने मना कर दिया तो वह हमारे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई और तुम्हें छोड़कर भाग गई। मुझे लगा था कि शायद तुम लोग मेरे बिना बेहतर रहोगे। माँ की बातें सुनकर सीमा का मन भारी हो गया। अब अपनी माँ की सच्चाई जानकर वह सदमे में चली गई थी, पर उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला। फिर उसने माँ से पूछा, माँ क्या तुम्हें लगता है कि हमें छोड़कर जाना सही था? तुम्हारे जाने से तुम्हारा घर टूट गया, पापा ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और माँ की ममता से दूर हो गई। तब माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर माँ रोते हुए बोली, मुझे अब एहसास हो रहा है बेटी कि मैं गलत थी। मुझे लड़ना चाहिए था, तुम्हें छोड़कर भागने की बजाय। उस पर समय में मैं बहुत कमज़ोर थी और डर गई थी। मुखिया ने हमें बर्बाद कर दिया और मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग गई। मुखिया रोज़ हमें प्रताड़ित करता था और उसे अपने घर बुलाता था। माँ की बातों से सीमा ने अपनी माँ के दर्द को समझा, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि भागना किसी समस्या का हल नहीं होता। उसने माँ से कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ तुमने क्या सहा, पर जो हुआ वह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। माँ ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। फिर सीमा ने माँ को माफ़ करने का फैसला किया। साथ ही वह यह भी जानती थी कि इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वक्त लगेगा। फिर माँ ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और सीमा के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। अब वे दोनों साथ मिलकर माँ बेटी अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरुआत करने चले पड़े थे। माँ को एहसास हो चुका था कि सच का सामना ना करना और अपनी जिम्मेदारी से भागना कभी भी सही नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए था। क्या वो मुखिया वो लोगों के साथ सही करता था या गलत करता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीमा ने आगे चलकर ऐसी कहानियाँ के साथ वो जी रही थी, दोस्तों उसको दिल में क्या प्रभाव पड़ा होगा आगे मैं अगले कहानी में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा हौसला भी बढ़े। जय हिंद।